हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योंगो इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ और ये इंडियन पॉलिटी का सेशन 3 है जिसमें हम बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में जो कि है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आर्टिकल वीडियो में आर्टिकल 1 जैसे कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 2 एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। फोर्थ हो गया लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 टू बी प्रोवाइडेड अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट एंड द फोर्थ स्केड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। तो इन चारों आर्टिकल्स के बारे में आज अपन बात करेंगे कि क्या है इनका मतलब क्या है। तो ठीक है, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइटल्ड द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इट इंक्लूड्स आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। पार्ट 1 इज अ कंपाइलेशन ऑफ लॉज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या गाइज? रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ कंट्री एंड एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स दैट इज made of. Okay, this part of the constitution contains the laws in the establishment, renaming, merging और altering the borders of the state। तो ये बात करता है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में किसी भी नई स्टेट की, उसके रीनेमिंग की, मर्जिंग की या फिर ऑल्टरिंग द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स के बारे में। ओके, द यूनियन एंड स्टेट्स आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 क्या है गाइज? आर्टिकल 1 किससे डील करता है? आर्टिकल 1 डील करता है नेम और टेरिटरी ऑफ द यूनियन के से डील करता है। ओके, जिसका क्लॉज 1 क्या है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो देखो गाइज, पहले कुछ लोगों ने प्रपोज किया था कि इस कंट्री का नाम हम भारत रख देते हैं, हिंदुस्तान या फिर हिंद, इंडिया। और कुछ लोगों ने ये प्रपोज किया कि यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक रख देते हैं। कुछ लोगों ने यूएसएस भी सोचा, यूनियन ऑफ सॉवरन स्टेट ऑफ भारत। तो क्या हुआ गाइस? 2015 2015 में एक सोशल एक्टिविस्ट ने पीआईएल फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि डोंट कम टू अस विद दीज इमोशनल इश्यूज। सो करंट नेम इंडिया भी है एज वेल एज भारत भी है। तो अब बात करते हैं क्लोज टू की। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफिड इन फर्स्ट स्केड्यूल। तो इसमें तो एक मतलब फैक्चुअल चीज़ हो गई कि जो भी स्टेट होंगे, जो भी यूनियन टेरिटरीज होगी, वो फर्स्ट स्केड्यूल में रिटर्न रहेगी, उसमें हम उसको डाउन करेंगे। ओके, तो क्लॉज थर्ड क्या हो गया? द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। कौन कौन से टेरिटरीज होनी चाहिए? जैसे कि टेरिटरीज ऑफ द स्टेट होनी चाहिए, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल, जो फर्स्ट स्केड्यूल में वो, और सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड टेरिटरीज क्या होती है? तो इसमें मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिपेंडेंट के बाद पौंडुचेरी एक फ्रेंच उस पर रूल कर रहा था, और उसके बाद जब लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई तो इंडिया इसके पिक्चर में आया, और फिर इंडिया ने फ्रेंच के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जो एग्रीमेंट दोनों ने साइन किया 1954 के अंदर। ओके, बट ये उस वक्त फ्रेंच पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई नहीं किया था, बट इंडिया कंटिन्यू टू रूल ओवर पुडुचेरी एज अ एक्वायर्ड टेरिटरी। तो जैसे कि फ्रेंच पार्लियामेंट ने उसको रेटिफाइड नहीं किया, तो ये एक इंडिया की एक्वायर्ड टेरिटरी हो गई उस वक्त। ओके, कब तक? टिल 1962 तक। और 1962 तक इसलिए क्योंकि जब फ्रेंच पार्लियामेंट है उसने रेटिफाई कर दिए थे इस एग्रीमेंट को 1962 में, आफ्टर द पौंडुचेरी बिकम द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और गाइस, इन 1963 दैट पौंडुचेरी इज also become the first union territory in India to guaranteed a legislative assembly as well। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 किस बारे में बात करता है? टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, आर्टिकल 1 states clearly that India, that is Bharat, shall be union of states। Very important guys, please note that country is described
द कंट्रीज डिस्क्राइब, कैसे डिस्क्राइब करते हैं इस कंट्री को? यूनियन, 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 यूनियन। क्यों? ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर, इसका कॉन्स्टिट्यूशन इसके स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर है, फिर भी हम इसको यूनियन बोलते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि जब व्हेन आस्क्ड व्हाई द कंट्रीज डिस्क्राइब एज यूनियन, यूनियन क्यों बोलते हैं, फेडरेशन क्यों नहीं बोलते? तो इसका एक जवाब दिया था, आंसर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बिन प्रीफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स फॉर टू रीजंस। कौन कौन से रीजंस के लिए भाई? पहला रीज़न ये हो गया कि द इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमोंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। जो अमेरिकन फेडरेशन की तरह है अपना ये इंडियन फेडरेशन, उसकी तरह एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि अमेरिकन फेडरेशन एक एग्रीमेंट का रिजल्ट है, क्योंकि वहाँ पे जब 13 कॉलोनीज थी, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में, तब जाके वो मर्ज होकर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बट इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। तो पहला ये, इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ओके, और सेकंड ये है कि भाई कोई सा भी स्टेट सेपरेट नहीं हो सकता इस फेडरेशन से, बिकॉज दिस फेडरेशन इज द यूनियन, बिकॉज इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल। ओके, द स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। द कंट्री इज इंटीग्रल होल and divided into different states only for the convenience of administration। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के लिए इसको डिफरेंट स्टेट्स में अपन ने डिवाइड कर रखा है, और इसीलिए कंट्री इज एन इंटीग्रल होल। ओके, ये कुछ फैक्ट्स हैं। एज ऑफ टुडे देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो अभी नई यूनियन टेरिटरीज आई है। द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलेटेड टू द स्टेट्स हैं वो सभी स्टेट्स के लिए सेम हो गए हैं। फर्स्ट स्केड्यूल में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का नाम आता है। फिफ्थ और स्केड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात करते हैं। ये वाला कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसको एक ओवरलुक दे सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? स्टेट शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर। देखो गाइस, वैसे अमेरिका में, यूएसए में क्या होता है? इस यूएसए में होता है डेलीगेशन ऑफ पावर। पावर यानी पावर को सौंपना। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने इंडिया में, जैसे कि एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। सेंट्रल लिस्ट होती है, इसमें सिर्फ सेंटर डिसीजंस लेती हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट डिसीजंस लेती हैं, और कंकरेंट लिस्ट में बोथ डिसीजंस लेते हैं एज रिक्वायर्ड। तो जो स्टेट्स शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर with the center। okay, the union territories and the acquired territories are directly administration by central government except Delhi and पुडुचेरी। पुडुचेरी और दिल्ली को छोड़ के जितने भी यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है। और एक और चीज़, जैसे कि ये अपना टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ अ वाइडर एक्सप्रेशन क्यों माना जाता है यूनियन ऑफ इंडिया से? क्योंकि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये बात करता है किस किस की? स्टेट की बात भी करता है, यूनियन टेरिटरीज की बात भी करता है, यूनियन टेरिटरीज की बात भी करता है, और ये बात करता है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड। ओके, तो ये तीन चीज़ के बारे में बात करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जबकि यूनियन ऑफ इंडिया किस बारे में बात करता है? ये सिर्फ ओनली स्टेट्स के बारे में बात करता है, because the latter includes only states while the former includes not only the states but also union territories and the territories that may be acquired by the government of India at any future time। okay, अब बात करते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन के बारे में और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, स्थापना के बारे में किसी भी नई स्टेट की। तो इसका क्या प्रोविज़न है, इसमें क्या है? आर्टिकल 2 में क्या है? Parliament may by law admit into union or established new states on such terms and condition as it thinks fit। तो इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं इस चीज़ को। ओके, जैसे ऐसे समझो, एडमिट इनटू यूनियन इसका क्या मतलब होगा और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स का क्या मतलब होगा। तो ये दो पावर देता। फर्स्ट कौन सी? द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स एंड द पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। तो इसमें ये बात कर रहा है गाइज ये कि एक तो देखो इसमें ये हो गया कि ये चीज़ किस लिए बोल रहा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स होंगे,
उनके बारे में बात कर रहा है, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये दो चीज़ें हो गई। द फर्स्ट रेफर टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच वर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ओके, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है ये उसकी बात कर रहा है। फर्स्ट दो पावर देता है आर्टिकल टू पार्लियामेंट को, इसमें से फर्स्ट हो गया ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको एडमिट करने के लिए यूनियन ऑफ इंडिया में, और जो सेकंड है वो रेफर करता है नया स्टेट बनाने के लिए। नया स्टेट कैसे बना सकते हैं हम, या तो किसी भी स्टेट को ऑल्टर करके उसको डिवाइड करके बाइफरगेट करके, which were not in existence before. Okay, notably article 2 relates to the admission or establishment of new states that are not part of the union of India. ये एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है जो कि अभी तक यूनियन ऑफ इंडिया में यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, ओके। आर्टिकल 3 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ओके, तो बात करते हैं आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट लॉ के द्वारा कोई भी स्टेट बना सकता है, या तो किसी भी स्टेट को सेपरेट करके, या फिर किन्हीं दो स्टेट और या फिर उससे ज़्यादा स्टेट को यूनाइट करके, या फिर किसी भी स्टेट के पार्ट को अलग करके, या फिर उनको यूनाइट करके किसी भी टेरिटरी को, तो उससे कोई भी नया स्टेट फॉर्म क्रिएट कर सकता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट्स, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। पार्लियामेंट में इंक्लूड है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, ये मैंने आपको तीनों इंक्लूड क्यों करवाई मैं आपको अभी बताऊँ आगे। ओके, और क्या कर सकते हैं, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो ये सब पार्लियामेंट कर सकती है। अब इसको करने के लिए क्या ज़रूरत है, करने कैसे, कुछ प्रोसीजर भी होता होगा ना भाई। तो प्रोसीजर क्या है, जैसे कि मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। यूपी को बाइफरगेट करना है, यानी कि बांटना है यूपी को। जैसे कि यूपी है तो यूपी को अपन को बाइफरगेट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बिल ड्राफ्ट करना पड़ेगा। बिल ड्राफ्ट करके उसको यूनियरी कैबिनेट उसको प्रिपेयर करेगी। ठीक है, दिस ड्राफ्टेड बिल विल बी सेंड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजना होगा उनके असेंट के लिए। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये मान लो कि प्रेसिडेंट इंडिया है। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुड सेंड दिस बिल टू यूपी असेंबली। अब ये यूपी असेंबली को भेजेंगे, यूपी असेंबली को भेजा किसने, प्रेसिडेंट ने। क्यों 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 भेजा भाई, यूपी इज द स्टेट विच इज गोइंग टू अफेक्टेड। अब यूपी ही इससे अफेक्ट होने वाला है ना भाई इस बाइफरकेशन से। ठीक है, दिस सो द प्रेसिडेंट वुड सेंड टू दिस बिल यूपी असेंबली, यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्या होगा, अब नाउ यूपी असेंबली विल डिबेट ऑन दिस बिल एंड रिजोल्यूशन विल बी पास्ड आइदर इन फेवर ऑफ बाइफरगेट और अगेंस्ट ऑफ बाइफरगेशन। अब यूपी असेंबली में इसके बारे में डिस्कस होगा, या तो ये फेवर में होंगे यूपी असेंबली, या फिर इसके अगेंस्ट होगी। अब उनका जो भी रिजल्ट आता है, जो भी कंक्लूजन आता है, वो किसको भेजेंगे, प्रेसिडेंट को। नोट, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, उनका कुछ भी रेस्पॉन्स हो ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का कुछ भी रेस्पॉन्स हो, उससे प्रेसिडेंट बाइंड नहीं है। मतलब कि ये चाहे फेवर में हो या अगेंस्ट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी प्रेसिडेंट अगर जैसे उनको तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर उसको विथहोल्ड कर देंगे। ठीक है, ठीक है गाइस। अब क्या होगा, अब एनी बिल अंडर आर्टिकल 3 विच वॉन्ट्स टू क्रिएट ए स्टेट, विच वॉन्ट्स टू ऑल्टर द नेम, या फिर ऑल्टर करना चाहेंगे स्टेट को, इंक्रीज एरिया का इंक्रीज करना चाहेंगे, डिमिनिश करना चाहेंगे स्टेट का, ऑल दिस बिल, जितने भी ये बिल है, इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट के बिना ये बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं हो सकता। ठीक है, और इनके असेंट की ज़रूरत होती है। ओके,
कैन इट बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा, या फिर वाइस वर्सा, या लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर इन द लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी कोई सी भी सभा में ये पास हो सकता है, तो लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस। नाउ वंस दिस बिल इंट्रोड्यूस, लेट अस अश्योर फॉर अ वाइल दैट दिस बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा ने इसको पास कर दिया, किससे? सिंपल मेजोरिटी से। आगे हमने उससे पहले बात करी ना, सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर लिया। अब ये बिल राज्यसभा को भेजा जाएगा, राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया हो कि दिस शैल बी डीम टू पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बाद क्या? इसके बाद प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा बिल उनके सिग्नेचर के लिए, बिकॉज कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता अनलेस एंड अनटिल साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आफ्टर दैट बिल इज बिकम एन एक्ट। ओके, अब एग्जाम्पल देते हैं हम, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश हुआ था, हैदराबाद एज अ कॉमन कैपिटल फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 10 years। ओके, अब थोड़े से इसी जो कंडीशंस है ये मैंने ऊपर बात कर ली है। हाउएवर आर्टिकल 3 lays down two conditions in this regard. Once a bill contemplating the above changes, the bill can be introduced in the parliament only prior recommendation of the president. Okay, second क्या है? Before recommending the bill, the president has referred to the same to the state legislature concerned for expressing its views within a specific period। अब इसमें हमने बात कर लिया कि भाई जो भी उनका व्यूज़ रहेंगे उससे प्रेसिडेंट बाउंड नहीं रहेंगे। ओके, द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड में आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैम। उनके एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इवन इफ द व्यूज़ आर रिसीव्ड इन टाइम, चाहे व्यूज़ टाइमली रिसीव्ड हुए हों या स्पेसिफिक पीरियड में उन पर व्यूज़ आ गए हों। Further, it is not necessary to make a fresh reference to the state legislature every time an amendment to the bill is moved and accepted in parliament. Okay, कोई भी fresh reference की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, this is normal. In the case of union territory, no reference need be made to the concerned legislature to ascertain its views, and the parliament can itself take any action as it deems fit. यूनियन टेरिटरीज़ में ये जैसे कि अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं जो भी पार्लियामेंट जैसा चाहे। ओके, और ये कुछ इंडिया इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड, ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है गाइस, इसको याद रखे। इंडिया इज़ एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। अब इसमें जस्ट अपोजिट क्या है? अपोजिट अमेरिका का क्या है? अमेरिका का है इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ओके, तो आप इस चीज़ को याद रखिए। आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 दैट declares that laws made under article 2 and 3 are not to be considered as amendment of the constitution। आर्टिकल 2 और जिसमें जो भी उसमें जो अपन चेंजेस करते हैं वो उसको अमेंडमेंट ना माना जाए आर्टिकल अंडर 368 के तहत। ओके, आर्टिकल 4 डिक्लेयर्स दैट लॉज मेड ऑफ फॉर एडमिशन, और जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हो गया, न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हो गया, न्यू स्टेट्स के उनकी बाउंड्रीज का ऑल्ट्रेशन हो गया, या नेम उनके नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट हो गए, आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। और क्यों भाई, क्यों? वो इसलिए दिस मीन्स दैट सच लॉज कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी। भाई अपन सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करते हैं तो उसको अमेंडमेंट के लिए क्या ज़रूरत है भाई? उसको अमेंडमेंट क्यों माना जाए? एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ओके गाइज, ये जो मैं पीडीएफ फाइल है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब